नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलपुर, रोहतक, हरियाणा. टुडे आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन इन विच कोर्स. यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आप किस कोर्स में एडमिशन लें. ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो बैचलर ऑफ फार्मेसी फोर्थ ईयर के पेपर क्लियर करने के बाद आगे हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं और उनके सामने कई सारे विकल्प हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं. तो उनको किस तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए. First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting of thumbnail and recording of this presentation. तो आइए शुरू करते हैं. First of all, congratulations from my side to those students who have done Bachelor of Pharmacy. Bachelor of Pharmacy एक 4 साल का प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है जिसमें दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, कैसे दवाइयाँ बनानी हैं, उन दवाइयों को कौन सी बीमारी में देना चाहिए, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है, एनालिसिस पार्ट कैसे उनकी टेस्टिंग करनी है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बी फार्मेसी कोर्स यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई जाती हैं. तो जब एक स्टूडेंट की 4 साल की मेहनत रंग लाती है और वो उसके हाथ में बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होती है, तो वो अपने आप को एक चौराहे पे पाता है. आगे उसके सामने कई सारे रास्ते हैं. क्या वो अपनी पढ़ाई यहीं ख़त्म कर दे और नौकरी ज्वाइन कर ले, या वो हायर स्टडीज़ की तरफ जाए. तो अब उन स्टूडेंट्स को जो पास आउट हैं ये चुनना है. तो ये चुनने के लिए उनको अपने घर की परिस्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस, पेरेंट्स के ऊपर कितना फाइनेंशियल लोड है, वो सारी चीज़ें देखते हुए डिसाइड करना चाहिए कि उसको नौकरी करनी चाहिए या आगे हायर स्टडीज़ करनी चाहिए. अगर ये तो वो चीज़ है कि अगर किसी भी डिश में आप जितना भी गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा होगा. तो पढ़ाई तो जितनी आप करेंगे अल्टीमेटली आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होना है. तो हायर स्टडीज़ अगर आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली अलाउ करती है कि भाई वो आपको 2 साल 4 साल और दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हायर स्टडीज़ कर लीजिए. क्योंकि लगे हाथों अगर आप हायर स्टडीज़ कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में बहुत दिक्कत होती है. क्योंकि एक बार आपने नौकरी शुरू कर ली, आपकी फैमिली हो गई, तो उसके बाद जो है फिर रेगुलर कोर्स करने में बहुत दिक्कत आती है. आप टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे और वो उसका जो पर्पज़ है वो सारा डिफीट हो जाता है. क्योंकि पार्ट टाइम कोई कोर्स नहीं होता. जो कोर्स होते हैं उनकी फिर वैल्यू उसी हिसाब से होती है, उसका एडवांटेज भी उसी हिसाब से मिलता है. तो आइए हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद अगर आप जो है हायर स्टडीज़ का अगर करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कर सकते हैं. बैचलर ऑफ फार्मेसी की है, फार्मेसी में ग्रेजुएशन की है आपने, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस जाती है वो जाती है मास्टर ऑफ फार्मेसी. जिस सब्जेक्ट में आपने किया है उसी सब्जेक्ट में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. मास्टर ऑफ फार्मेसी एक ऑप्शन है. दूसरी ऑप्शन है हमारे पास फॉर्म डी, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. इसके लिए वैसे तो 12th के बाद जो है एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स,
लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद फॉर्म डी पोस्ट बैकलोरेट, दैट इज़ द कोर्स। जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी में लेटरल एंट्री है, ऐसे ही फॉर्म डी जो 6 साल का कोर्स है 12th के बाद, उस कोर्स में बी फार्मेसी के बाद उसमें 4th ईयर में एडमिशन लेटरल एंट्री से मिल जाता है, और जो डिग्री है उसको कहते हैं हम फॉर्म डी पोस्ट बैकलोरेट। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा है हमारे पास ऑप्शन LLB। फिर कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं जो कि PG डिप्लोमास हैं, 6 महीने के, साल के जो है वो PG डिप्लोमास हैं। वो क्लिनिकल रिसर्च पे हैं, फार्माकोविजिलेंस पे हैं, वो अलग हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी की। मास्टर ऑफ फार्मेसी के सिलेबस में पिछले कुछ सालों से काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले M फार्मेसी, दैट इज़ मास्टर ऑफ फार्मेसी, AICT के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में था। PCI का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको भी रेगुलेट करना शुरू किया, और जो इंस्टीट्यूट M फार्मेसी करते थे, M फार्मा की डिग्री प्रदान करते थे, उनके भी इंस्पेक्शन करके उनको गाइडलाइंस बनाई कि वहाँ पे भी रिसर्च की फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए तो उस हिसाब से होनी चाहिए। तो वो PCI ने उस तरफ भी ध्यान दिया, M फार्मेसी की तरफ भी। और अब तो जो है फार्मेसी का जो है पूरा AICT से लेके जो है फार्मेसी काउंसिल को दे दिया गया है अथॉरिटी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने M फार्मा में जो है 10 ब्रांचेस बनाई। उन 10 ब्रांचेस के बारे में हम डिटेल में जो है अलग से एक वीडियो या प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये प्रेजेंटेशन। जो क्वेश्चन है कि M फार्मेसी किसको करनी चाहिए, M फार्मेसी उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो रिसर्च में जाना चाहता है, जो एकेडमिक्स में जाना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, यानी कि उनके लिए हायर डिग्रीज़ हैं, हायर एजुकेशन है, वो उनको वहाँ हेल्प करेगी। अगर किसी ने मार्केटिंग में जाना है या शॉप खोलनी है तो उसके लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके लिए कोई और दूसरा कोर्स वो कर सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। शॉप के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी सफिशिएंट है, लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी भी शॉप खोल सकता है, केमिस्ट शॉप। तो अगर आपका एप्टीट्यूड, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है, एकेडमिक्स की तरफ है, तो आप M फार्मेसी की तरफ चलिए। M फार्मेसी में बेसिकली 4 मोटा मोटा जो अगर हम माने तो 4 बेसिक डिवीजन्स थी, 4 बेसिक ब्रांचेस थी। जैसे फार्मास्यूटिक्स, अगर कोई प्रोडक्शन में जाना चाहता था तो वो फार्मास्यूटिक्स ज्वाइन करता था। अगर उसको प्लांट्स में इंटरेस्ट था, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं उनमें इंटरेस्ट था, तो वो फार्माकोग्नोसी की तरफ बढ़ता था, मास्टर ऑफ फार्माकोग्नोसी करता था। अगर जो स्टूडेंट है उसको इंटरेस्ट, उसका जो केमिस्ट्री थी वो सॉलिड होती थी, तो वो M फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करता था, सिंथेसिस पार्ट, एनालिसिस पार्ट, तो वो जो है अपना केमिस्ट्री की तरफ जाता था। और अगर किसी को क्लिनिकल रिसर्च की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता था तो वो जो है फार्माकोलॉजी में M फार्मेसी करता था। अब उनकी भी, क्योंकि आजकल माइक्रो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो
उनकी भी आगे जो है 6 ब्रांचेज और जो है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एनालिसिस और जो दूसरे डिविजन्स हैं उनको 10 डिविजन्स तक ले गए हैं। जो मास्टर ऑफ फार्मेसी है उसमें एडमिशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम होता है GPAT का, जो कि क्लियर करना ज़रूरी होता है। उसमें जितने मार्क्स आपके आते हैं उसके बेसिस पे आपको M.Pharm में एडमिशन मिलता है। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे नाइपर है या कुछ जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं फॉर एडमिशन इन द मास्टर ऑफ फार्मेसी। लेकिन हम जो है हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि M.Pharma हमने क्यों चुननी है। M.Pharma चुनने के लिए क्लियरली मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है या एकेडमिक्स में है तो ही आप मास्टर ऑफ फार्मेसी में जाइए। शॉप खोलने के लिए या अगर आपने फार्मासिस्ट बनना है गवर्नमेंट उसमें, तो उसमें जो है ऐसा B फार्मेसी इज मोर देन सफिशिएंट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फॉर्म डी की। फॉर्म डी इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक कंसेप्ट था जो कि US यूरोपियन कंट्रीज़, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। जैसे 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करके जब स्टूडेंट फॉरेन में नौकरी करने के लिए जाता था तो हमारा जो बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री थी, ऑल्दो इट इज़ अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन वो वहाँ पे मान्य नहीं थी। वो कहते थे भाई आपको यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो जो फॉर्म डी है उसको ध्यान में रखते हुए लाया गया। फॉर्म डी जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, 6 साल का कोर्स है 12th के बाद, और बी फार्मेसी के बाद 4 साल का बी फार्मेसी स्टूडेंट अपना जो है लगा चुका है फार्मेसी की स्टडीज़ में। उसके बाद उसको 4th ईयर फॉर्म डी में एडमिशन मिल जाता है लेटरल एंट्री से। उसको हम कह देते हैं फॉर्म डी पोस्ट बैकलॉरेट। अब जो इसमें स्टडीज़ है वो 6 साल के कोर्स में 5 साल तो पढ़ाई होती है। जैसे बी फार्मेसी एम फार्मेसी में पढ़ाई है, ऐसे ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। जो 6th ईयर है वो 1 साल का इंटर्नशिप होती है। मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पे जो अप्रूव्ड है PCI से, वहाँ पे जो है उनको डॉक्टर के साथ जो है इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 साल की, 6 महीने की जो है दो पार्ट्स में होती है जो कर सकते हैं। और टोटल जो है 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। जैसे जो है ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समझ लीजिए। जो फीस है फॉर्म डी की बहुत ज़्यादा है। अगर हम M.Pharm से कंपेयर करें तो फॉर्म डी की फ़ीस ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है, साउथ साइड में ज़्यादा है, नॉर्थ साइड में अभी इसको लाना शुरू किया है कुछ एक इंस्टीट्यूट्स के पास। फॉर्म डी का जो है परमिशन है डिग्री की। वैसे ये 2008 में आया था फॉर्म डी इंडिया में, लेकिन इसको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। रीज़न क्या है? अगर हम फॉर्म डी को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें तो फॉर्म डी में जो डिफरेंस है, अब नाम के आगे जो है स्टूडेंट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म डी ही कैन राइट द नेम डॉक्टर, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता, पेशेंट को देख नहीं सकता इंडिपेंडेंटली। MBBS करने के बाद जैसे डॉक्टर जो हैं
वो अपने नाम के आगे वो भी डॉक्टर लगा रहे हैं, ये भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, लेकिन वो जो है पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बीच में आती है, वो कहते हैं भाई नहीं, जो है MBBS कोर्स वाला ही जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। फॉर्म डी वाला सर्जरी नहीं कर सकता, MBBS वाला सर्जरी कर सकता है, कोई भी जो ऑपरेशन है। बेसिकली फॉर्म डी का पर्पस जो था वो ये था, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट है, फार्मासिस्ट की जो असली जगह है वो इंडिया में फार्मासिस्ट को अभी तक तो मिली नहीं है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन मिली नहीं है। फॉर्म डी उसको वो पोजीशन दिलाने का एक कदम था, लेकिन वो अभी जो है स्ट्रगलिंग पोजीशन में ही है। बाहर की कंट्रीज़ में डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायग्नोज करता है, सर्जरी करता है अगर ज़रूरत है तो, और जो है वो उसको डायग्नोज करके बीमारी लिखता है। जो फार्मासिस्ट का रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो बाहर की कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट करते हैं। दे विल राइट द ड्रग्स, मेडिसिन्स। भाई इस बीमारी में, अब जैसे मान लो किसी को पेट में दर्द है तो डॉक्टर डायग्नोज करता है भाई एसिडिटी की वजह से है, अपेंडिसाइटिस है, किडनी की में स्टोन है, या क्या दिक्कत है, या एब्डोमिनल स्पाज्म है, क्या दिक्कत हो सकती है, दैट विल बी डायग्नोज्ड बाय द MBBS डॉक्टर। जो फार्मासिस्ट है, आफ्टर नोइंग द डिसीज ही विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन्स, लाइक भाई अगर एसिडिटी है तो रेनिटिडीन लिख सकता है, ओमिप्राजोल लिख सकता है, दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द फार्मासिस्ट। और फॉर्म डी, ही विल ऑल्सो चेक द ड्रग इंट्रैक्शंस, जो पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, डोसेज में राइट डोसेज है कि नहीं है, कहीं ओवर डोसेज तो नहीं हो रखा, तो सारी चीज़ें वो प्रिस्क्रिप्शन की जो है वो हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, कौन सी दवाई लेता था, कौन सी दवाई उसने अब लेनी है, सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कायदे से फॉर्म डी को जो है ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कि बड़े नर्सिंग होम में है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई ICU में भर्ती है या इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है तो एक सीनियर डॉक्टर आता है, उनके साथ जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, तो साथ में नर्सिस भी होती हैं, और वो जो पेशेंट है उसकी पूरे दिन की जो रिपोर्ट होती है, क्या टेम्परेचर लिया नहीं लिया, यूरिन का कितना आउटपुट था, मेडिसिन दी कि नहीं दी, और अभी उसकी कंडीशन क्या है, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई दवाई चेंज करनी है कि नहीं करनी। तो वो जो पार्ट है उसमें डॉक्टर्स तो सिर्फ डायग्नोज करते हैं कि भाई पिछले दिन से इस दिन में क्या चेंज हुआ, और जो फार्मासिस्ट का रोल है उस पैनल में, फॉर्म डी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही विल चेक कि जो मेडिसिन हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ जैसे नर्सेज हैं वो एडमिनिस्टर की नहीं की, कोई डोज वगैरह चेक की, कुछ जो इम्प्रूवमेंट है, कुछ अगर डॉक्टर डायग्नोज करके कुछ चेंज करता है कि हाँ भाई हम इसकी जो है अब इम्प्रूवमेंट है तो अगर रिड्यूस करना चाहें, तो ही विल बी पार्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स जो कि उसको पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। लेकिन इंडिया में जो फॉर्म डी है उसको जो ड्यू पोजीशन है वो नहीं मिल पा रही है। और जो मनी पार्ट, अगर हम इकोनॉमिक पार्ट पे जाएं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो खर्चा जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम फार्मेसी। तो एम फार्मेसी में अगर कोई फॉर्म डी करके अगर फॉर्म डी करता है तो उसके पास स्कोप में सारा होता है, जो बी फॉर्म एम फॉर्म में होता है स्कोप वो उसमें होता है। लेकिन फॉर्म डी करने के बाद ही इज़ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्च में और जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई एम फार्मेसी क्लिनिकल साइड में जाना चाहता है तो वो एम फार्मेसी फार्माकोलॉजी में कर सकता है। अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है, प्रोडक्शन में जाना चाहता है, तो वो फार्मास्यूटिक्स का करेगा। तो जो फार्मास्यूटिक्स का जो पार्ट है वो फॉर्म डी में पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता जितना जो है एम फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में होता है।
तो दैट इज़ बेसिकली एम फार्मा फार्माकोलॉजी के पैरेलल में है। बस ये है कि एम फार्मा फार्माकोलॉजी में पैसे कम लगते हैं, तो वही है कि गुड़ जितना डालोगे मीठा होगा। इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं तो इसमें नाम के आगे आप डॉक्टर लिख सकते हो, लेकिन आप पेशेंट को अपना जो है क्लिनिक खोल के डायग्नोज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द डॉक्टर्स, ये लिमिटेशन है। तो अगर कोई नाम के आगे डॉक्टर लिखाना चाहता है तो वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है, फॉर्म डी कर सकते हैं। सैलरी डेफिनेटली बड़े अभी लिमिटेड है, तो जो एम फार्म फार्मास्यूटिक्स है या एम फार्म फार्माकोलॉजी है उसके मुकाबले में फॉर्म डी को ज़्यादा है, सैलरी तो ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि खर्चा है फॉर द एजुकेशन। नाउ थर्ड पार्ट है एमबीए का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले कुछ समय से एमबीए और इंजीनियरिंग में रिसेशन है, हम उस पर भी आते हैं, लेकिन एमबीए कौन से स्टूडेंट को करना चाहिए। एमबीए कैरियर वाइज देखें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आप कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो मैनेजरियल पोस्ट, सुपरवाइजरी पोस्ट, सीनियर पोस्ट पे जाने के लिए आपको मैनेजमेंट का जो है कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ एप्टीट्यूड होना चाहिए, कुछ आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद भी काम करना है और आपने जो है जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्टाफ है आपके अंडर में, उनसे भी काम कराना है। तो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, अगर आप सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो एमबीए इज़ ए वेरी लिक्रेटिव, वेरी एसेंशियल पार्ट। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, चाहे वो मार्केटिंग की साइड हो, चाहे वो पर्सनल की साइड हो, चाहे वो क्यूसी लैब हो, कोई भी आप इंडस्ट्री में किसी भी डिवीज़न में ज्वाइन करेंगे तो एमबीए जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। और एमबीए क्वालिफाइड आई विल प्रेफर यू, क्योंकि जो एमबीए करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और पार्ट टाइम एमबीए करते हैं। डिग्री वो इक्विवेलेंट है एमबीए की, नॉर्मल रेगुलर कोर्स करेंगे तो 2 साल की है और पार्ट टाइम करेंगे जैसे इवनिंग कोर्सेज करते हैं तो 3 साल की होती है। लेकिन जो वैल्यू रेगुलर कोर्स की है वो पार्ट टाइम वाले की उतनी वैल्यू भी नहीं है, उतनी आपको नॉलेज भी नहीं होगी और उतनी आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने एम फार्मेसी छोड़ के एमबीए किया और आज वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। दे आर द मार्केटिंग मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स इन ए वेरी रेप्यूटेड कंपनी। दे हैव लेफ्ट, दे हैव क्लियर, तब गेट होता था, अब जीपैट है, तो गेट छोड़ के उन्होंने जो है एमबीए ज्वाइन किया और आज वो जो है बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं, क्योंकि दे आर द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मल कोर्स में भी मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन जो एमबीए है वो उसमें तो आदमी को बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट टेक्निक सिखाई जाती है। इसमें कुछ लिमिटेशन है। एक तो आता है कि 2 साल का है कोर्स और 2 साल आपके लग जाएंगे, उसके बाद जो है आप ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन क्योंकि पार्ट टाइम अवेलेबल है, सेम डिग्री है, तो लोग अक्सर लालच में आ जाते हैं कि भाई हम जॉब कर लेते हैं और साथ साथ हम एमबीए भी कर लेंगे, डिग्री तो इक्विवेलेंट है। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप जो है फुल टाइम करिए, आपको सीखने को मिलेगा और बाद में आपको फ़ायदा होगा। इसमें कुछ लिमिटेशन आती है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं वो दे प्रेफर, क्योंकि हर कंपनी का कल्चर अलग अलग है, तो वो बाहर से हायर करने की बजाय वो उस व्यक्ति को प्रमोट करती हैं, उस व्यक्ति को मैनेजर की पोस्ट पे रखते हैं जो कि उनका इंटरनल है, जो जितना पुराना जो है वो एम्प्लॉई है वो उसी को खुद ही ट्रेनिंग दे लेते हैं और कंपनीज़ वाले, और उसी को प्रमोट कर लेते हैं, तो वहाँ कंपटीशन आता है। अदरवाइज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं, वहाँ पे दे प्रेफर द फुल टाइम एमबीएस। बैचलर ऑफ फार्मेसी होने से आपको फार्मेसी की एडवांटेज है और एमबीए होने से आपको मैनेजमेंट का जो है फुल टाइम का एडवांटेज है। तो आप अगर सीनियर पोजीशन के लिए तैयारी करते हैं और आप 2 साल दे सकते हैं तो आपको आजकल तो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल्स
यहाँ आपका फार्मेसी लाइन में भी MBA अवेलेबल है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, नहीं तो MBA वैसे अवेलेबल हैं। एज़ पर इंटरेस्ट आप प्रोडक्शन, पर्सनल या QA या आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी MBA में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। लास्ट जो है, सेकंड लास्ट रादर, LLB है। B.Pharm प्लस LLB, बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं। LLB जो है दैट इज़ रिलेटेड टू बैचलर ऑफ लॉ के से रिलेटेड है, और हर कंपनी में कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ केसेस चलते हैं। तो अगर B फार्मेसी और LLB होगी तो वहाँ पे उसको एडवांटेज मिलता है, लेकिन दूसरे LLB सस्ते मिलते हैं तो कंपनी उस तरफ जा सकती है। लेकिन अगर आपने B फार्मेसी और LLB का जो है कम्बिनेशन कर रखा है तो आपका बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अच्छी कंपनी जो है वो LLB प्लस B फार्मेसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फार्मेसी होने की वजह से दवाइयों की अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जहाँ पे हिंड्रेंसेस है, जहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, तो वो एक B फार्मेसी प्लस LLB ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉन B फार्मेसी, नॉन टेक्निकल प्लेन LLB के मुकाबले। तो अगर आप लीगल उसमें जाना चाहते हैं, लॉ साइड में जाना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली यू गो फॉर द B.Pharm प्लस LLB। बहुत कम कैंडिडेट्स मिलेंगे, कंपटीशन बहुत कम है, और आपको नौकरी बहुत अच्छी से जल्दी से मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आते हैं कुछ PG कोर्सेज हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस का है, 6 महीने का है PG कोर्स, या आपका क्लिनिकल रिसर्च का है। तो आप कोर्स भी कर भी सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो उन कंपनीज़ में अगर आप, तो उसमें आपको जो है कंपनी वाले इंटरनल ट्रेनिंग दे के आगे दे प्रेफर फ्रेश स्टूडेंट्स, और जो इनकी जो इंस्टीट्यूट या डिग्री के बाद जो PG डिप्लोमास कराते हैं, इनकी कोलैबोरेशन होती है, तो आपको एक एंट्री मिल जाएगी, एक आपको कोर्स का आइडिया दे देंगे। वैसे कंपनी वाले जो अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दे गिव देयर ओन ट्रेनिंग आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो फ्रेशर को भी लेते हैं। और डिप्लोमा का थोड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि कोलैबोरेशन है, जो इंस्टीट्यूट ये PG डिप्लोमा करा रहा है, तो उसके बाद जो है आपको प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, उन कंपनीज़ में आगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ़ीस तो है, लेकिन आपकी प्लेसमेंट जो है, जॉब एश्योरेंस वो देते हैं, और मोस्टली जो है जॉब मिल जाती है। तो इसमें से अगर हम कंक्लूड करें, तो अगर आप एकेडमिक्स और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो यू गो फॉर द M फार्मेसी, और थोड़ा सा नाम के आगे दो जो डॉक्टर डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं तो यू गो फॉर द PharmD। लेकिन इसका जो स्कोप है वो इंडिया में अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जितना जो है आप अगर बाहर जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। रिगार्डिंग MBA मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप ये एप्टीट्यूड है कि भाई मैं सीनियर पोस्ट पे जाऊंगा, और हर आदमी कोशिश करता है सैलरी बढ़ने के लिए, तो मेहनत करने के लिए, तो मैनेजमेंट में एज़ पर योर इंटरेस्ट वो उस लाइन में आप MBA में जा सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखने का अगर इंटरेस्ट है तो, और अगर लॉ से रिलेटेड है तो आप LLB कर सकते हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट मैंने जो है अपने इस प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो है बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो थंबनेल में मेरा फ़ोन नंबर और email ID है, you can contact me. And in the end, I am very thankful to Mr. Ashish Saini for typesetting of this thumbnail of this presentation and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day and best of luck.